दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रामू द फार्मर। फार्मर मतलब होता है किसान, मतलब कि रामू किसान। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर कॉल्ड रामू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाया जाता है जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों, इस वाक्य में आपको एक और चीज़ देखनी है कि जब किसी वाक्य की शुरुआत सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की वाक्य की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर की कोई मीनिंग नहीं निकाली जाती है। देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। और कॉल्ड का मतलब होता है नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ फार्मर कॉल्ड रामू, मतलब कि एक रामू नामक किसान था। कॉल्ड मतलब कि नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज ए फार्मर कॉल्ड रामू, एक रामू नाम का, या कह सकते हैं रामू नामक एक किसान था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक रामू नाम का किसान था। आगे देखिए, हु हैड एन ओल्ड हॉर्स फॉर टिलिंग हिज फील्ड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है जिसे या फिर जो। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हु हैड एन ओल्ड हॉर्स, मतलब जिसके पास एक मतलब कि बूढ़ा घोड़ा था, एन ओल्ड हॉर्स, फॉर टिलिंग हिज फील्ड्स। टिल का मतलब होता है जोतना, फॉर टिलिंग हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को जोतने के लिए। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक रामू नाम का किसान था जिसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था, फॉर टिलिंग हिज फील्ड्स अपने खेतों को जोतने के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे हिज हॉर्स रैन अवे। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन अवे। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे हिज हॉर्स रैन अवे, एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। ऑल द फार्मर्स नेबर्स सिंपैथाइज्ड विद रामू ओवर हिज बैड लक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ फार्मर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑल द फार्मर्स नेबर्स, मतलब कि किसान के सभी पड़ोसियों ने सिंपैथाइज्ड विद रामू। सिंपैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति प्रकट करना, हमदर्दी दिखाना। मतलब उन्होंने सहानुभूति दिखाई रामू के साथ। ओवर हिज बैड लक, ओवर हिज बैड लक मतलब उसके दुर्भाग्य के लिए, उसकी बुरी किस्मत के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो किसान, ऑल द फार्मर्स नेबर्स मतलब जो किसान के सभी पड़ोसी थे, उन्होंने रामू के साथ सहानुभूति प्रकट की, सहानुभूति दिखाई। ओवर हिज बैड लक, उसके बैड लक को, उसके दुर्भाग्य को कह सकते हैं, उसकी बुरी किस्मत को लेकर उन्होंने सिंपैथी दिखाई, सहानुभूति दिखाई। चलिए आगे देखिए। रामू रिप्लाइड। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म में रामू रिप्लाइड, रामू ने जवाब दिया।
बैड लक, गुड लक, हु नोज। और दोस्तों ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और नो का मतलब जानना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। और ये हु जो है ये एक सिंगुलर नाउन है। तो जब आप सिंगुलर नाउन के अंदर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रामू ने जवाब दिया बैड लक, गुड लक, मतलब कि बुरी किस्मत या फिर अच्छी किस्मत, हु नोज, कौन जानता है। चलिए आगे देखिए। A week later, the horse returned with a herd of wild horses from the hills। क्या मतलब हुआ? लेटर का मतलब होता है बाद में। A week later मतलब कि एक हफ्ते के बाद। The horse returned मतलब जो घोड़ा था वो लौट आया। With a herd of wild horses, herd का मतलब होता है झुंड, with मतलब साथ, with a herd of wild horses, और wild horses का मतलब होता है जंगली घोड़े। जंगली घोड़ों के साथ, जंगली घोड़ों के झुंड के साथ लौट आया फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक हफ्ते के बाद जो घोड़ा था वो वापस लौट आया एक जंगली घोड़ों के झुंड के साथ फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से। दिस टाइम मतलब कि इस बार द नेबर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड रामू ऑन हिज गुड लक। क्या मतलब हुआ? कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है किसी को बधाई देना, और ये सेकंड फॉर्म है कॉन्ग्रेचुलेटेड, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? दिस टाइम, इस बार, द नेबर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड रामू मतलब जो पड़ोसी थे उन्होंने रामू को बधाई दी ऑन हिज गुड लक, उसकी अच्छी किस्मत के लिए, उसके भाग्य के लिए, उसके अच्छे भाग्य के लिए उसको उन्होंने बधाई दी। हिज रिप्लाई वॉज गुड लक, बैड लक, हु नोज। और उसका जवाब क्या था? मतलब कि अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत, हु नोज, कौन जानता है। देन फिर, when Ramu's son attempted to tame one of the wild horses, he fell off its back and broke his leg। क्या मतलब हुआ? वैन मतलब कि जब रामू के बेटे ने अटेम्प्टेड, कोशिश की। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। जब रामू के बेटे ने कोशिश की टू टेम, दोस्तों टेम का मतलब होता है किसी भी पशु को पालतू बनाने की जो क्रिया होती है उसको वश में करना, उसको पालतू बनाना, उसे टेम कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब रामू के बेटे ने कोशिश की, किस चीज़ की कोशिश की? टू टेम मतलब कि पालतू बनाने की। वन ऑफ द वाइल्ड हॉर्सेस, एक जंगली घोड़े को। ही फेल ऑफ इट्स बैक, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। ही फेल ऑफ इट्स बैक, वो उसकी पीठ से गिर गया। एंड ब्रोक हिज लेग, और उसकी टांग टूट गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब रामू के बेटे ने एक जंगली घोड़े को वश में करने की, या कह सकते हैं पालतू बनाने की कोशिश की, वह उसकी पीठ से गिर गया। एंड ब्रोक हिज लेग, और उसने अपनी टांग तुड़वा ली, उसकी टांग टूट गई। एवरीवन थॉट दिस वॉज बैड लक, और एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एवरीवन थॉट मतलब सबने सोचा, दिस वॉज बैड लक, सबने सोचा कि ये, दिस वॉज बैड लक मतलब ये बुरी किस्मत है, दुर्भाग्य है। बट रामू अगेन सेड, लेकिन रामू ने फिर कहा, क्या कहा? बैड लक, गुड लक, हु नोज मतलब कि अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, कौन जानता है। चलिए आगे देखिए। सम वीक्स लेटर मतलब कि कुछ हफ्तों के बाद। द आर्मी मार्च्ड इनटू द विलेज एंड एनलिस्टेड एवरी एबल बॉडीड यूथ दे फाउंड देयर। क्या मतलब हुआ? सम वीक्स लेटर मतलब कि कुछ हफ्तों के बाद। द आर्मी मार्च इनटू द विलेज, दोस्तों मार्च का मतलब होता है कोई पैदल, जब कोई आर्मी या कोई पुलिस वगैरह की जो एक टुकड़ी होती है वो पैदल एक तरह का मार्च करते हैं, तो उसे मार्च कहा जाता है। जब वो एक पैदल सब एक साथ चलते हैं उसे मार्च कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद द आर्मी मार्च इनटू द विलेज, जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो गाँव में आई, मतलब उन्होंने मार्च किया
एंड एनलिस्टेड एवरी एबल बॉडीड, और एनलिस्ट का मतलब होता है सूची बनाना, नाम लिखना, और उन्होंने सूची बनाई एवरी एबल बॉडीड मतलब कि सभी जो एबल बॉडीड मतलब जो उस काम के लिए जो तैयार जो शरीर थे या मतलब जो तैयार लोग थे उनकी एक उन्होंने बॉडी बनाई। एवरी एबल बॉडीड यूथ मतलब इस तरह के युवकों की जो सेना में भर्ती के लिए मतलब कि फिट थे उनकी उन्होंने लिस्ट तैयार की। दे फाउंड देयर जिनको भी उन्होंने पाया। वैन दे सॉ द फार्मर सन जब उन्होंने, और ये सी की सेकंड फॉर्म में वैन दे सॉ द फार्मर सन जब उन्होंने किसान के बेटे को देखा। विद हिज ब्रोकन लेग मतलब कि टूटी हुई टांग के साथ देखा। दे लेट हिम गो उन्होंने उसे जाने दिया। आगे देखिए, नाउ अब वॉज दैट गुड लक बैड लक, अब क्या इसका मतलब क्या हुआ नाउ कि अब वॉज दैट गुड लक क्या वो अच्छी मतलब कि वॉज दैट गुड लक क्या वो एक अच्छा लक था मतलब कि अच्छी किस्मत थी, बैड लक या बुरी किस्मत थी। हु नोज़ कौन जानता है। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर डेस्टिनी, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, और डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर डेस्टिनी मतलब हम अपने भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।